हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद यासीन खान अपने नए वीडियो के साथ आप सभी का एनसीईआरटी गुरु में स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल आवेश क्या होता है? मान कूलाम में लिखिए, मूल आवेश क्या होता है? मूल इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन या अथवा प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं उनकी मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है दोस्तों। तो देखो, जैसे कि मान क्या है, 1.6 × 10 की घात -19, इन पर जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं 1.6 × 10 की घात -19। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश होंगे तो इसको हम माइनस से लिखेंगे, और प्रोटॉन पर भी इतने ही होते हैं आवेश, लेकिन इसको हम किससे लिखते हैं? प्लस से। 1.6 × 10 की घात -19। अब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको हम C से लिखते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें दो क्वेश्चन कंफर्म हो गए। एक तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं? सेम आवेश होते हैं, लेकिन एक पर धन एक पर ऋण। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो दोस्तों, फिजिक्स की टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्युत चैप्टर के। विद्युत आवेश को हम क्यों से लिखते हैं? तो विद्युत आवेश बराबर NE। N क्या है? जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाता है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितने होते हैं, अभी हम पीछे बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10 की घात -19 होता है दोस्तों। और इसका दूसरा फार्मूला है Q बराबर IT। I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। और I है विद्युत धारा, T क्या है? समय है। Q बराबर आवेश, T बराबर समय। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से I की वैल्यू अगर निकालें, I बराबर, तो ये T इधर आ जाएगा बटे में, तो Q/T दूसरा फॉर्म है ये इक्वेशन का। तो Q आवेश है, T समय है। आगे हम बात करेंगे विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, V से, कैपिटल V से। तो विद्युत विभव बराबर W/Q। W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश, सब लोग जानते हैं। विद्युत विभव अंतर का मतलब दो टर्मिनल के बीच में जो विभव होते हैं। ये देखिए दोस्तों, विभव यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, तो विद्युत विभव अंतर W/Q, कार्य और आवेश। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो धारा को बहने में उसका विरोध करता है, धारा को बहने में रोकता है, धारा को बहने में बाधा डालता है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिरोध जो हमारे कंडक्टर में होते हैं, जो कि धारा पूरी तरह से नहीं बहने देते। R से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को। R बराबर V/I। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला फार्मूला है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो से लिखते हैं। ये P की तरह रो इसको लिखा जाता है, इसे रो ना, P के शेप में है, लेकिन ये इसको रो बोलते हैं। RA/L। R क्या है? प्रतिरोध। A क्या है? क्षेत्रफल। L क्या है? लंबाई, तार की लंबाई, कितनी लंबाई है। ठीक, और उसका क्षेत्रफल क्या है? एरिया। अब प्रतिरोध को हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं, इसका हम श्रेणी क्रम और पढ़ेंगे समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में मान लो R1, R2, R3, ये सारे प्रतिरोध हैं, बहुत सारे प्रतिरोध हैं। तो इनको कहा जाए कि ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका सूत्र क्या होगा? तो इनका जो है परिणामी मान, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी R से हम लिखेंगे R बराबर, सब सीधे सीधे जुड़ेंगे, R1 + R2 + R3 + R4
अप टू डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध होंगे सबको ऐसे जोड़कर उनकी वैल्यू हम काउंट करके लिख देंगे, ठीक। और यही अगर तमाम तरह के आर हों, R1 R2 R3 R4 अप टू डॉट डॉट डॉट, है ना। यही कहा कि समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, और इसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। जब पैरेलल या समांतर में जुड़े हों तो इनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, परिणामी मान, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टू डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध होंगे सबको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, फिर उनका हम काउंट करके वैल्यू रखेंगे। तो काउंट इसमें सीधे सीधे नहीं कर सकते, हम एलसीएम लासा से निकाल के करते हैं, ठीक। ठीक दोस्तों, तो इसका रिजल्टेंट मान इस तरह निकलता है, इसका रिजल्टेंट मान इस तरह निकलता है। तो श्रेणी और समांतर क्रम का सूत्र हम अच्छे से पता लगा लिए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संचारण, जो कि हम पीछे के वीडियो में, अपने पहले वीडियो में जो पहली वीडियो अपलोड किए हैं उसमें संचारण अच्छी तरह से बताया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, पीछे वाली वीडियो, है ना। संचारण के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चांदी में काली परत जम जाना, काली परत का बनना, तांबे में हरी परत का बनना, ये सारे उदाहरण हैं, आप देख लीजिएगा, पीछे की वीडियो हमारी फिर से देख लीजिएगा, संचारण बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसको देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसको भी हम बताएं, फिर से बता देते हैं। इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का मतलब आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखो, हम एक रिएक्शन दे रहे हैं आपको, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl। ध्यान देना, Na से Cl रिप्लेस हुआ तो Ag पर जुड़ा तो AgCl बन गया, और फिर Ag से NO3 रिप्लेस हुआ तो वो किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, NaNO3 बना लिया। तो दो तरह के आयन आपस में क्या हुए, विस्थापित हुए, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है खाने के सोडे का रासायनिक नाम। खाने वाला सोडा जो हम खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम, केमिकल नेम तथा अणु सूत्र, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट के टैग लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ना, जितने क्वेश्चंस आज हम पढ़ाएंगे वो 100% आने की संभावनाएं हैं उसकी। तो दोस्तों देखिए, बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अभी हम पीछे बता रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका ये है इसका सूत्र भी ये है। बनाने की विधि, इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के। सोडियम कार्बोनेट को ठंडे जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो देखो इसको दोस्तों, इसकी अभिक्रिया है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जा रही है जल में, ठंडे जल में, तो ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा हमें मिल गया। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियाँ।
रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम खाते हैं उसी को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर होता है। तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स 2NaHCO3। तो दोस्तों सेम रिएक्शन थी, आपको बताने का खाली ये मतलब था मेरा। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग लिखिए। धावन सोडा क्या होता है दोस्तों? धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया ये है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है। तो इसका उपयोग लिखते हैं दोस्तों। जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडा का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणु सूत्र है Na2CO3। तो दोस्तों इसको जरूर याद करना, जरूर से जरूर याद करना। तो दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला है हमें। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कोई 4 हार्मोन्स का नाम लिखिए, प्रत्येक का कार्य वर्णन कीजिए। जो कि 4 नंबर में आ सकता है या 1 भी नंबर में आ सकता है। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ये छोटी की बड़ी, ऐसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका आप लोग बुक से, अपने टेक्स्ट बुक से इसका आंसर लिख लीजिएगा। दोस्तों हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण क्या है, या साबुनीकरण का क्या अर्थ है, या साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कई तरह से बना के आ सकते हैं। उदाहरण दीजिए, जैसे कि एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे कि इसकी अभिक्रिया दी गई है C3H5 C17H35 COD का होल थ्राइस प्लस 3NaOH गिव्स C3H5OH का होल थ्राइस प्लस 3C17H35 COONA। तो दोस्तों इसकी इतनी लंबी अभिक्रिया है, ज़्यादा लंबी नहीं है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हम पढ़ा है साबुनीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है, आ भी सकता है। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये हमारा रिएक्शन है C2H5Br प्लस KOH। कि हमारा आज का जो क्वेश्चन का संगठन है बहुत ही तगड़ा है। इसको ढूंढ के हम कायदे से नोट्स बना के आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। C2H5Br प्लस KOH ये अभिक्रिया है हमारी, इसको पूरी तरह से करना है। C2H5Br प्लस KOH। दोस्तों ये वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा और इसे तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक दोस्तों, तो देखिए C2H5Br को हम पहले इस तरह से लिखते हैं, H5 सिंगल बॉन्ड Br। Br क्या है? हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक जिसको कहा जाता है। और KOH, K से OH जुड़ा है, OH भी एक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो देखो ये मेटल है, मेटल का मतलब धातु अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर भी निगेटिव चार्ज होते हैं। इसमें ये बॉन्ड टूटा, इसमें ये बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल गए, तो इस पर प्लस चार्ज आ गए। और ये बॉन्ड टूटा, इस पर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकर, तो इस पर प्लस चार्ज आ गए। तो प्लस प्लस तो आपस में जुड़ेंगे नहीं दोस्तों, प्लस प्लस तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ेगा, तो ये प्लस वाला इससे जुड़ेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा,
तो C2H5 से क्या जुड़ा, OH। फिर अगला जो बना, ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट किया या ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट किया, तो ये बना KBr। तो हमारी अभिक्रिया हुई कंप्लीट। ये हो गया एथेनॉल C2H5OH। अभी हम पीछे बता रहे थे IUPAC में, तो ये हुआ हमारा एथेनॉल पोटेशियम ब्रोमाइड। तो हमारी अभिक्रिया हुई कंप्लीट दोस्तों। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह से अभिक्रियाएं आ सकती हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि तथा उपयोग। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत वाले चैप्टर से है। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है, कैसे ये वर्क करती है, इसकी रचना भी करनी है, एवं कार्यविधि, इसके कार्य कैसे हैं, कैसे ये वर्क करती है, तथा उपयोग, ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है विद्युत मोटर। आगे क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम एवं व्याख्या, उसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ये है दोस्तों एक आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ संशोधन करके बनाया गया। और एक मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो उनका आवर्ती फलन क्या था, आवर्ती फलन हुआ परमाणु भार। और उनकी व्याख्या इस तरह कर सकते हैं, आवर्तों में या समूहों में जो एलिमेंट तत्व रखे गए वो एक जैसी या एक जैसे गुणधर्मों वाले थे। ठीक दोस्तों, एक जैसे गुणधर्मों वाले हैं। तो इनकी व्याख्या ये है कि एक समूह या एक आवर्त में अगर हम तत्वों के बारे में स्टडी करते हैं, तो एक तत्व के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चल जाता है कि कैसी प्रॉपर्टी वाले इस ग्रुप या समूह या आवर्त पीरियड में है। तो ठीक दोस्तों, ये उनका नियम था। आगे चलते हैं, वायु के सापेक्ष में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है। तो इसमें दोस्तों होती है हमारा जल में, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो जल में होती है, किस में होती है, जल में। एक अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, 7 होता है। ठीक दोस्तों, 7 होता है। इतना आसान क्वेश्चन, हर कोई याद कर सकता है इसको। आगे क्वेश्चंस के बारे में हम चलते हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा की अभी हम बात कर रहे थे। वो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या और एक कहा जाता है मीठा सोडा, सब क्या है, एक ही है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो किसी भी नाम से कहा जा सकता है, किसी भी नाम से ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों ये नाम देखकर आप लोग घबराना नहीं, ये तीनों नाम ये हैं और इनका हर एक अणु सूत्र यही होगा। उनके रासायनिक नाम भी सोडियम बाइकार्बोनेट होंगे और उनकी अभिक्रिया भी उसी तरह से होगी कि हम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। आसान सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम तेजी से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तेजी से चलते हैं। आवर्त सारणी के समूह को वर्ग और आवर्तों की व्याख्या कीजिए। तो समूह क्या है, आवर्त क्या है, इसको हम बताएंगे कि कितने समूह हैं, कितने आवर्त हैं, या समूह में कैसे एलिमेंट रखे गए, इसकी हम एक एक लाइन में व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। संचारण से आप क्या समझते हैं, पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, पीछे समझा चुके हैं। धावन सोडा का नाम एवं सूत्र अभिक्रिया, इसको लिखो। तो इसको हम बता चुके हैं। एक
क्वेश्चन है फिजिक्स का जो कि न्यूमेरिकल है, उसको हम बताते हैं। क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, एक सैंपल के रूप में है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स का है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाना है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। हम आपके सामने इसके सॉल्यूशन लाते हैं। सबसे पहले हम अवतल लेंस देखते हैं। अवतल लेंस देखो हमारा साइड मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो देखो दोस्तों, और उत्तल लेंस हमारा इस तरह होता है। उत्तल लेंस बनाना होता है तो इस तरह हम बनाते हैं। अवतल लेंस बनाना होता है तो बाहरी भाग लेते हैं लेंसों का, तो इस तरह इसका बीच में पतला होता है, और उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। तो ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अवतल लेंस में कहा गया है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये बन रहा है लेंस के बाईं ओर बन रहा है, तो हमेशा क्या होता है, बाईं ओर रखी हुई चीज़ों उनकी दूरी हम माइनस में लेते हैं। फोकस दूरी भी इसकी बाईं ओर है, तो बाईं ओर इसकी हम जैसे ग्राफ बनाते हैं उसी हिसाब से करेंगे, साइन कन्वेंशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो एफ क्या है, 15 सेंटीमीटर। लेंस से इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसको माइनस में ले लेंगे। तो लेंस का सूत्र दोस्तों हमारे पास है ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र होता है दोस्तों। इस पर हम वैल्यू रख दिए, f का -15 रख दिए, v का -10 माइनस 1/u। तो माइनस 1/u को पक्षांतर किए, इधर किए तो ये माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। ये माइनस 1/15 इधर गया तो प्लस में हो गया, है ना। साइन बदल जाते हैं पक्षांतर करने पर। तो ये माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। ठीक, तो 1/u बराबर -1/10 प्लस 1/15। तो 1/10 माइनस में है, प्लस 1/15, 10 और 15 का एलसीएम लिए, लासा तो आया क्या, 30। तो 30, 10 तिहाई 30, तो 3 एकन्नम 3। इस तरह से इसको 15 दूनी 30, तो 2 एकन्नम 2। तो इस तरह से -3 में से 2 घटा दिए तो -1 बचा। 1/u बराबर -1/30। तो अब इसको हम सॉल्व किए, u की वैल्यू u बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमारा आंसर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों एक हमारे पीछे के चैप्टरों में बताया गया मेंडल के बारे में। मेंडल जो थे उन्होंने अपना नियम दिया था। उनका नियम जो था, उनके 2 नियम, जितने नियम हैं उनके नियम के बारे में पढ़ लेना। स्टडी कर लेना दोस्तों, कितने नियम थे, उनके नाम भी पढ़ लेना दोस्तों। तो मेंडल के कितने नियम थे और उसके क्या नाम है, उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं दोस्तों। पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं हर 1-2 साल में। तो दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा, भूलना नहीं। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चन में। और हम बता चुके हैं पुनरुद्ध भवन के बारे में, और जैसे वहाँ पे एक टॉपिक है पुमंग है, जयांग है, और है दोस्तों पुंकेसर क्या है। और दोस्तों है एक टॉपिक लैंगिक अलैंगिक जनन। ठीक दोस्तों, ये सारी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुमंग, जयांग, पुंकेसर, लैंगिक, अलैंगिक जनन,
और मुकुलन है दोस्तों, मुकुलन, मुकुलन जिसको कहते हैं बडिंग, जैसे कि ईस्ट वगैरह में पाई जाती है। ईस्ट का मतलब भूरी, जो भूरी लगती हैं, तो मुकुलन उसी तरह से पाया जाता है। तो मुकुलन हो गया दोस्तों। और बहुत सारी टॉपिक है जो आज हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। ये जितने क्वेश्चंस बताएं इसको अगर पढ़ लोगे तो 100% पास हो। दोस्तों हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है अगला, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु, कोई भी अम्ल है, अगर उसमें हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन हटाया जा रहा है, तो वो कौन सा धातु है? ऑप्शन दे रहे हैं हम। पहला जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, अरे सिल्वर, मरकरी। तो इनमें सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? जिंक। तो Zn क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो अगर किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन है तो उसमें जिंक क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा क्वेश्चन। फिर आगे की टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम है, जिप्सम है। इतनी सारी टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, वेल डन, गुड लक।